हेलो एवरीवन। चलो हम लोग फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस को उसी तरीके से करेंगे जैसे लास्ट के 3 क्लासेस में करके हम लोग 100 तक पहुंच चुके हैं ना। क्लास बेटा 9 बजे होगी और डिले नहीं, क्योंकि इसके पहले भी क्लास चलता है बेटा, उसको काटना फिर इसको लगाना, क्योंकि मेरे ऐप में भी क्लासेस होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट आप मान के चलना, थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है। अदरवाइज 9:02-3 तक मैं पहुंच जाती हूँ। चलो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। देखो मेरा काम तो यही बच्चे करने लगे हैं आजकल खुद ही बता रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। चलो ये बेटा मेरा नया बैच आ रहा है, बैच नंबर 18, और वो है 15 जून को। और आपको एक बात बता दें, बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता दूं बेटा, आप लोग कहीं और क्लासेस करते हो ना, जो कहते हैं मैम 999 का है, 1199 1200 में है। बेटा वो करने के बदले में मेरा वॉल्यूम 1 जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लो मेरे साथ, तो आपको खुद महसूस होगा उससे ज्यादा मैंने आपको फ्री में पढ़ा दिया। हाँ, ये बैच में आपको 75 प्लस टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। कंप्लीट 7 महीने कोर्स चलेगा, वीक में 3 डेज क्लास है, और इसमें जितने भी तरह के एग्जाम्स है, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, सब कवर्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग कहां पर थे? 100 में थे। अब आते हैं 101 से 100 तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। चलिए रेडी। 101 नंबर, एंड इन स्मोक। यार धुआं हो जाना है ना, कई बार कहते हैं ना दिल की अरमान धुएं में उड़ा दे है। मतलब लड़के क्या करते हैं ना बेटा, हर चीज में लड़कियों को दोष देते हैं। भाई सिगरेट की आदत क्यों लगी? क्योंकि लड़की ने धोखा दे दिया। दारू क्यों पिया? क्योंकि लड़की ने धोखा दे दिया। आज क्यों पिया? आज बहुत खुश हूं। आज क्यों पिया? आज बहुत गम है। हर काम के पीछे वो किसी ना किसी का बहाना लगाते हैं। हर लत में, क्या मैंने कहा, एंड इन स्मोक। यार सारे अरमान धुएं में उड़ गए, सारे अरमान धुएं हो गए, मतलब धुआं हो जाना। इसका मतलब खत्म, है ना। जो भी किया सब धुएं में उड़ा दिया। दैट मीन्स ऑल हिज प्लान्स ऑफ मैरिज एंडेड इन स्मोक। यानी जो भी प्लान्स किए थे, ऑल हिज ड्रीम्स एंडेड इन स्मोक का मतलब हुआ कि सारे अरमान बस धुएं में उड़ गए, यानी कि गायब हो गए। देखो क्या, कम टू नथिंग, मतलब खत्म हो जाना, है ना। जो कहते हैं ना सारे अरमान धुएं में उड़ गए, वही चीज है। एंड इन स्मोक का मतलब कम टू नथिंग। अगर मैं ये कहूं यार हमने बहुत प्लान्स किए थे इस प्रोग्राम के लिए और लॉकडाउन ने तो सब कंडम कर दिया, मतलब सारे प्लान्स, ऑल द प्लान्स एंडेड इन स्मोक ड्यू टू दिस लॉकडाउन, है ना। ऑल द प्लान्स एंडेड इन स्मोक ड्यू टू दिस लॉकडाउन। समझ में आ गया? यानी कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। एस्केप वंस लिप्स। कई बार ऐसा होता है किसी के बारे में आप कुछ उसका सीक्रेट बता देते हो, फिर कहते हो ओ मुंह से निकल गया, है ना। कई बार इसलिए मैं कहती हूं बेटा कभी भी किसी को राज मत बताओ। क्यों? बिकॉज आपका जो राज है ना अगले के लिए वो मसाला है। एंड देन वन फाइन मॉर्निंग व्हेन यू फाइंड आपका राज राज नहीं रहा, आप अपने दोस्त के पास जाओगे और कहोगे यार तुमने क्यों बता दिया? कहेगा ओ इट जस्ट एस्केप्ड माई लिप्स। बेटा वंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। वो क्या बोलेगा? ओह इट जस्ट एस्केप्ड माई लिप्स। इसका मतलब यार मुंह से निकल गया, है ना। अगर आप किसी को राज बताओगे वो एक ना एक दिन, वन और द अदर डे, योर सीक्रेट्स विल एस्केप हिज लिप्स। समझ में आया? मुंह से निकल जाना। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। अनइंटेंशनली कह सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली तो जरूरत नहीं है, लेकिन अनइंटेंशनली तो जरूरी होता है वो, कि आप इंटेंशनल नहीं था, बस मुंह से निकल गया, है ना। नेक्स्ट आओ, फेबियन पॉलिसी। बेटा फेबियन पॉलिसी जो होता है ना वो बेसिकली एक जनरल के नाम पे बना है, फेबियन। वो क्या करता था, सीधा चढ़ाई या सीधा लड़ाई नहीं करता था, वो कुछ डिले करता था। इससे क्या होता था, जब डिले होता था ना, तो जब सैनिक कहीं जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहुत ही हॉस्टाइल क्लाइमेट में रहते हैं।
हॉस्टाइल क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट उसकी आदत नहीं होती है, तो उनको लगता है यार जल्दी से मार ले या तो मर जाए और वापस जाए। लेकिन फेबियन का जो पॉलिसी था ना, वो था डिले करो। डिले करने से क्या होता था, अगले का मनोबल टूटता था और वो परेशान होता था। जैसे कई बार नहीं होता है, आप इंतजार कर करके परेशान हो जाते, लगता है यार जो होना सो हो जाए। ये पॉलिसी था फेबियन पॉलिसी। तो आज भी जब हम फेबियन पॉलिसी कहते हैं, इसका मतलब है मंद गति नीति, सावधानी पूर्वक, जानबूझकर, इंटेंशनली। जो डेलिबरेट का मतलब होता है बेटा जानबूझकर, इसीलिए कह सकते हो इसका मीनिंग ऐसे सावधानी पूर्वक हटा के जानबूझकर, क्योंकि ये डेलिबरेट का मतलब ही होता है जानबूझकर। स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ठीक है, कोई डिसीजन लेने में डिले करना। क्लियर? प्रोक्रेस्टिनेट भी कहते हैं इसको, यस प्रोक्रेस्टिनेट भी कहेंगे इसको, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आओ, फेयर एंड स्क्वेयर। अगर फेयर का मतलब देखोगे तो बेटा इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेयर का मतलब ही होता है निष्पक्ष। अगर आप फेयर हो तो इसका मतलब गोरा नहीं होता बेटा, खाली फेयर सेक्स भी आएगा उसमें गोरा होगा। फेयर का मतलब यहां होगा निष्पक्ष, जस्ट। जैसे एक जज को फेयर होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। सो फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब ही हुआ निष्पक्ष। जैसे अगर मैं कहूं हिज डिसीजंस आर फेयर एंड स्क्वेयर, इसका मतलब उसका जो डिसीजन होता है वो निष्पक्ष होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बोलो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, फेयर सेक्स। बेटा फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो लाइट ऋतिक, पढ़ाना छोड़ खाना बना। बेटा मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, समझे, पढ़ाना भी क्यों छोड़ू मैं? अगर मुझे कहोगे पढ़ाना छोड़ खाना बना, मैं कहूंगी खाना भी मैं फर्स्ट क्लास बनाती हूँ, बहुत बढ़िया। जिस दिन मैंने बना दिया ना बेटा, उस दिन मेरा बेटा 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा लेता है। लेकिन महिलाओं को आप कभी भी मत कहना पढ़ाना छोड़ खाना बना, वरना जूते खाओगे बेटा, और जम के जूते खाओगे। और आजकल की महिलाएं जब जूते मारती ना बेटा, तो वो गिनती भी नहीं गिनती है कि कितनी बार मारी, ठीक है ना। और आपको नहीं पता मैं बहुत भयंकर बदमाश हूं, अंदर से भी बाहर से भी। देख के लग रहा होगा ना? नहीं, एक बार मैंने कहा यार मैं तो अबला नारी हूं, एक ने कहा मैडम अ हटा दो। अ हटा दो मतलब बला नारी। तो बेटा आजकल 100 में 99 आपको बला नारी मिलेगी, और जो मारती है ना वो फिर गिनती नहीं है। आजकल की नारियां नहीं कहती 2 जूते मारूंगी यानी 2 जूते मार के रुक जाएगी, वो इतना मारेगी ना फिर गिनती भूल जाएगी, भूल जाओगे तो। और आपको मैं बता दूं मैं खाना भी बहुत बढ़िया बनाती हूँ, ठीक है ना, इसलिए मुझे दोनों आता है। इसलिए आप नहीं कहोगे खाना बना, चलो खाना बना के खिला दो, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना बढ़िया खाना। झाड़ू लगाने बोलो मैं झाड़ू लगा दूंगी, पोछा मेरे से बढ़िया कोई नहीं लगा सकता, ठीक है ना, एकदम चकाचक कर सकती हूँ सब कुछ यार, समझा करो, ऑल इन वन पीस हूं मैं, क्या समझते हो यार। चल फेयर सेक्स सुनो ध्यान से, फेयर सेक्स क्या है बेटा? फेयर सेक्स पहले बना था फेयरर सेक्स। फेयरर सेक्स क्यों कहा था ये सुनो ध्यान से। कहा गया था यार जो लड़के होते हैं या जो लोअर क्लास लोग हैं वो सब तरह का काम कर रहे हैं, यानी कूली का काम करे, मजदूर का काम करे, लेकिन महिलाएं जो होती थी बहुत अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के सिर्फ बाहर निकलती थी घूमने को। यानी महिलाएं बाहर वो जो कहते हैं ना मजदूरी वगैरह वो काम नहीं करती थी, तो वो साफ सुथरी, यानी कि उनके बदन में क्योंकि देखो ये सारे बने हुए हैं अमेरिका इंग्लैंड वगैरह की चीजें हैं, है ना, तो वहां पे गोरा काला का तो मतलब ही नहीं, वहां सारे गोरे होते हैं। लेकिन जो ऐसे मिट्टी में काम कर रहे हैं या जो मैकेनिक का काम कर रहे हैं वो काले लाल ये सब हुए पड़े रहते थे। लेकिन महिलाएं तो बाहर ये सब काम करती नहीं थी, तो हमेशा फेयर रहती थी, तो उनको फेयर सेक्स कहा जाता था। इसलिए महिलाओं को फेयर सेक्स और फेयरर सेक्स वहां से बनना शुरू हुआ। लेकिन बेटा बाद में कहा गया कि फेयर सेक्स जो आप बोल रहे हो, इसका कहने का मतलब है कि महिलाएं क्या सिर्फ गोरी होगी? क्या काली महिलाएं महिलाएं नहीं होती है? या काली महिलाएं सुंदर नहीं होती है? आपका जो इडियम्स है वही रेसिस्ट है, ये इडियम्स ही बिल्कुल नस्लवादी इडियम है यार। फेयर सेक्स मतलब विमेन, ये क्या होता है? क्या काली विमेन नहीं होती? तो इसको फिर कहा गया कि ये जो इस टाइप के इडियम्स है इसको हटाया जाए, लेकिन अभी तक हटा नहीं है।
फेयरर से फेयर सेक्स हो गया है, वरना पहले फेयरर सेक्स वर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट आओ फेयर वेदर फ्रेंड। बेटा ये तो साफ साफ खुद दिख रहा है। अगर आप कहोगे आज वेदर फेयर है, इसका मतलब आज उजाला है, धूप खिला हुआ है, आंधी तूफान नहीं है ना। कल तो देखे थे बहुत ज्यादा यहाँ पे आंधी आई थी दिल्ली में। ठीक है, तो फेयर वेदर का मतलब है जब अच्छे से धूप खिला हुआ है, सब उजाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जितना मौसम है। वेदर का मतलब क्या होता है बेटा? दिन, एवरीडे जो मौसम होता है ना, वो मौसम है। तब जो आपका दोस्त है, यानी कि अच्छे समय में जो आपका दोस्त है, अच्छे दिनों का दोस्त को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जितने भी फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं वो जब आपकी जरूरत पड़ेगी ना, उस समय छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। So remember, if you have 10 friends, you will be left with just one at the time of need, because most of the people are fair weather friend. बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर? सो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हुआ जो फ्रेंड जरूरत के समय का फ्रेंड था। बेटा एयरफोर्स का कल 10 बजे बहुत बढ़िया कल मैराथन है। मैं भी उस मैराथन में हूं, क्योंकि आपको अब जो डिफेंस का बैच है वो मैं लीड करूंगी। ठीक है, चलिए। बॉसम फ्रेंड का मतलब, बॉसम फ्रेंड बेटा अलग वर्ड है, वो तो जिगरी दोस्त है। आपका कितने जिगरी दोस्त होंगे तुम देख लेना ना जरा यार, फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूं। ठीक है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी। इसलिए आज किसी से बात हो रही थी, उसने कहा कि मैम जब मुझे मुसीबत आई ना, बिकॉज ही वॉज wrongly arrested for some crime, wrongly arrested, उसने कहा मैम सब मजे ले रहे थे। मतलब मेरे जो अपने दोस्त थे, जिनको मैंने महसूस किया था मेरे दोस्त हैं, वो मजे ले रहे थे। मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज कहा, सर इसलिए मेरे ना के बराबर दोस्त थे। आज भी मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हूं, लेकिन दोस्त नहीं होते मेरे, पता नहीं क्यों नहीं होते। आई नो वेरी वेल, क्योंकि जब मुसीबत आता है तो दोस्त ना रहा वही हालत हो जाती है। क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फेयर वेदर फ्रेंड। समझ में आया? नेक्स्ट आओ फैंसी प्राइस। व्हाट इज फैंसी प्राइस? ऊंचे दाम। आई बॉट दिस पेन फॉर ए फैंसी प्राइस इन द हाई कोर्ट। अगर मैं ये कहूं कि भाई हाई कोर्ट में मैं थी, there was no shop, there was only one shop in the high court, and I needed a pen and I bought this pen for a fancy price। मतलब यार 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन मिल जाता है बाहर, वहां मुझे 100 रुपए का पेन मिला, क्या करूं मैं? I bought this pen for a fancy price का मतलब है मुंह मांगी कीमत। बेटा इसका उल्टा चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, हालांकि मैं यहाँ लिख के नहीं दे सकती हूं आपको। अगर कहेंगे बहुत कम कीमत, बहुत कम कीमत, तो उसका इडियम होता है बेटा फॉर अ सॉन्ग। शायद आगे कहीं आएगा, लेकिन मैं इसका एंटोनिम में यहां पढ़ाना चाह रही थी। फैंसी प्राइस है मुंह मांगी कीमत, है ना। फैंसी अगर कोई ड्रेस होता है, यानी बहुत अलग सा, बिल्कुल अट्रैक्ट करने वाला। बेटा पीडीएफ मंजीत प्लीज वॉल्यूम 1 का बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बेटा हर एग्जाम के लिए रामबाण है। इसके लिए आप मत कहो इसका भी पीडीएफ उसका भी पीडीएफ। ठीक है, सुनो इसका एंटोनिम लिख दो फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है एकदम बहुत कम कीमत पर। भाई ये 5 करोड़ का बिल्डिंग है यार, इसको तो मैंने 1.5 करोड़ में खरीदा है ना। अरे सही में, यस आई बॉट दिस बिल्डिंग फॉर अ सॉन्ग। क्या बोलोगे? आई बॉट दिस बिल्डिंग फॉर अ सॉन्ग। 5 करोड़ का बिल्डिंग आपको 1.5 करोड़ में मिल गया। यू बॉट दिस बिल्डिंग फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत कम कीमत पर। क्लियर? बोलो एनीथिंग एल्स? डिक्शनरी आप बेटा डिक्शनरी में आप चाहो तो डाउनलोड कर लो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, अच्छी डिक्शनरी। ठीक है, अदरवाइज गूगल करो ना, हर वर्ड का मीनिंग मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्लैट के लिए अभी तो नहीं है, हम लोग क्लैट हो या नीट हो ये सबका ऑफलाइन बैच लाते हैं। ऑनलाइन में इनको खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है, जानते हो। नेक्स्ट आओ फेदर इन द कैप। अब खुद सोचो, मैंने एक कैप पहन रखा है, एक तो बहुत सुंदर लगेगा, कोई भी देखो आप इंग्लैंड वगैरह में देखो, जब देखते हो ना महारानी को देखो इंग्लैंड में कैप पहनी रहती है ना। अब कैप पहने हैं तो ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैप पहनाते हैं।
अब कैप को और सुंदर करने के लिए उस पर कभी कोई एक पंख लगा दिया जाता है, वो क्या होता है, वो और एक एडिशनल ब्यूटी ले आता है ना। फेदर इन द कैप का मतलब है कोई एक अच्छी उपलब्धि या एडिशनल, यू कैन से सक्सेस, अतिरिक्त उपलब्धि लिख दो, अतिरिक्त उपलब्धि। जैसे मान लो मैं अपनी बुक का नाम लूं वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 क्या हुआ, अगर जब मैंने वॉल्यूम 1 लिखा तो इट वॉज अ फेदर इन माई कैप, यानी एक तो क्लास की कोचिंग अच्छी चल रही थी, ऊपर से एक एडिशनल मुझे बूस्ट दिया, मेरा जो नाम है ये बूस्ट करने में बहुत हेल्प हुआ। तो मैंने क्या कह दिया था, वॉल्यूम 1 इज अ फेदर इन माई कैप, फेदर इन माई कैप। लेकिन बेटा इस पे एक ईडियम आता है, ध्यान रखना, उसमें प्रेपोजिशन का क्वेश्चन होता है, फेदर इन द कैप होता है। लेकिन अगर इसी में आप ऐसे देखोगे, दिस बुक एडेड अ फेदर, अगर मैं ये लिख दूं तब इन माई कैप नहीं होगा, टू माई कैप होगा, है ना। माई मतलब हो गया वंस, वही वन का माई हिज और कुछ हो जाता है। याद रखना ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, एडेड फेदर डैश हिज कैप, और उसमें इन पहला ऑप्शन था। बच्चे इन लगा देंगे, गलत होगा, क्या होगा, फेदर टू वंस कैप। कब, एडेड फेदर टू वंस कैप, एंड एडेड वर्ड हटा दोगे तो फेदर इन वंस कैप। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आया बेटा। सारी वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट में सेव्ड है, वॉल्यूम 1 करके प्लेलिस्ट है, ठीक है, सारे वीडियोस उसमें सेव्ड है। चलो नेक्स्ट आओ, फेदर वंस नेस्ट। ओके, एक पंछी ने अपना नेस्ट बनाया यानी घोंसला, ठीक है। अब उसमें वो फेदर से उसको सजा रही, इसका मतलब है कुछ अतिरिक्त चीजों से उसको अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही। भाई नेस्ट है तो सब पंछियों का नेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब आप एडिशनल फेदर लगा रहे हो, इसका मतलब है कुछ और तरीके से सजावट कर रहे हो, टू एनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, है ना। कितने ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, दे फेदर देयर नेस्ट, है ना। कई बार पूछते हैं बेटा क्या बनोगे, मैम मैं तो इनकम टैक्स ऑफ इंस्पेक्टर बनूंगा। भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों, एक्साइज इंस्पेक्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वर्दी होती है ना, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। नहीं मैम मुझे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है। क्यों, रीजन तो बताओ। रीजन कुछ नहीं है, बस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। I immediately come to know he wants to feather his nest. अपने पोजीशन का फायदा उठा के पैसे कमाएगा, and he wants to feather his nest. Yes, समझ में आया, क्लियर, बोलो। चलो, quite shy of। कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप प्रिपेयर करके आओ और क्लास में इस पर कुछ बोलो, they fight shy of such presentation, they fight shy of। ऐसे याद रखना बेटा, शाई मतलब क्या होता है, शर्मिला। जब आप शाई फील करते हो ना तो टालते हो, यार कौन पंगा लेगा, सबके सामने बोलना यार चलो हटो खत्म करो, है ना, बच के निकलना, दैट इज टालना। देखो, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, फाइट शाई ऑफ। ऐसे याद रखो, जो शाई होता है, जो शर्मीला होता है, वो कोशिश करता है बच के निकलने का, किसी से सामना ना हो, कोई पर्सन के सामने में कुछ जवाब ना देना पड़े, कहीं प्रेजेंटेशन देना ना पड़े, है ना। तो दे फाइट शाई ऑफ सच प्रेजेंटेशन। बोलो समझ में आया, क्लियर। क्या हुआ सुरभि, आई डू लिख रही हो, आई डू का मतलब क्या हुआ, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। ठीक है, योगेंद्र ने लिखा है आई डोंट नो इंग्लिश। बेटा आपको इंग्लिश आती है फिर तो, इफ यू कैन से आई डोंट नो इंग्लिश, आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब आता है, ठीक है। कभी भी ये मत कहो आई डोंट नो, सब कुछ आएगा। everyone in this world is in the process of learning।
मैं यहां हूं, आप यहां हो, जो शुरुआत कर रहा है वो यहां है। अगर आप सोचोगे नहीं मैं बिल्कुल सब कुछ जानती हूँ, तो बेटा ऐसा नहीं है। जो टीचर कह देता है कि मुझे अब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, आप हमेशा सीखते रहोगे, जिस दिन मरेंगे ना उस समय तक सीखते रहेंगे। ठीक है, चलो। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। व्हाट इज ट्रबल्ड वाटर? सोचो वाटर, नदी सोचो, नदी या समुद्र सोचो, ठीक है ना। इमेजिन कर सकते हो, समुद्र सोचा, वाटर। ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब यार ट्रबल आया हुआ है, मुसीबत आया हुआ है। अब याद करो, ट्रबल्ड वाटर का मतलब हुआ तूफान आया हुआ है, ठीक है ना। तूफान आया हुआ है समुद्र में। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यार ऐसे तूफान मुसीबत है और आप उसमें फिश निकाल रहे हो, यानी फिशिंग कर रहे हो। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के मुसीबत में उसमें आप अपना एडवांटेज ढूंढ रहे हो, यानी आप कमाई करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? दूसरे की मुसीबत से। आपको पता है जिस समय पंजाब में हो गया था यहाँ खालिस्तान बनेगा और बहुत हंगामा था वहां पे इंदिरा गांधी के समय में, उस समय बहुत सारे पंजाबी कोशिश कर रहे थे कि यार हम लोग अपना जमीन बेच दें और बेच के यहां से निकल के दिल्ली या कहीं उधर जाके बस जाएंगे, यहाँ पे बहुत आतंकवाद फैल रहा है। तो पता है उन लोगों के घर का कीमत नहीं मिल रहा था। पता है कीमत क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वहां पे लोग ये महसूस कर रहे थे यार पाकिस्तान से जैसे हिंदू लोग भागे थे और उनके घर पे आराम से सबको मुफ्त में कब्जा मिल गया था, वैसे ही यहां से जब भागेंगे तो हम लोग को तो कब्जा मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी विचार वाले लोग थे वहां पे जो वहां से परेशान होकर चाह रहे थे भागने के लिए। तो दे वॉन्टेड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। मुझे किसी ने, पंजाब के किसी व्यक्ति ने सुनाया, कहा कि मैम ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसकी ये कीमत है। और आपको पता है उस समय मैं ये कीमत में भी बेच के निकलना चाह रहा था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग इवन अ हाफ ऑफ वॉट आई एक्सपेक्टेड और डिमांडेड एट दैट टाइम, बिकॉज माई नेबर्स जो उसके पड़ोसी थे, दे वॉन्टेड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी मुसीबत पे दूसरों की मुसीबत पे अपना फायदा उठाना। फिश आउट ऑफ वाटर, खुद सोचो बेटा, फिश आउट ऑफ वाटर। बेटा ऑफलाइन बैच जब हमें परमिशन मिलेगा तब खोलेंगे ना। एक बच्चे ने आज पूछा मुझसे, ऑफलाइन वाला, उनको ऑनलाइन दिया हुआ है, उसने मुझसे पूछा कि मैम ऑफलाइन कब खुलेगा। मैंने कहा बेटा जैसे हमें मिलेगा परमिशन, अगले 10 मिनट के अंदर ही मैं उछलते कूदते पहुंच जाऊंगी मुखर्जी नगर। इसीलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कब, जैसे मिलेगा हमें परमिशन बेटा, नेक्स्ट डे। ठीक है, अब आओ समझो ध्यान से। फिश आउट ऑफ वाटर, खुद सोचो बेटा, पानी के बाहर अगर फिश को निकाल दोगे कैसे तड़पेगी? अनकंफर्टेबल होगी ना, है ना। फिश आउट ऑफ वाटर, तुम्हारे बिना मेरी ऐसी हालत है जैसे जल बिन मछली, कहते हो ना, है ना। विदाउट यू आई एम लाइक फिश विदाउट, या फिश आउट ऑफ वाटर। विदाउट यू आई एम लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। समझ में आया? फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है जब पानी के बाहर फिश को निकालोगे जैसे उसकी सांस घुटने लगती है, वैसे ही हालत में अनकंफर्टेबल, देखो कष्टप्रद अवस्था में, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, है ना, इन अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। या आप सीधा लिख सकते हो, सीधा सीधा आप इतना लिखने के बदले में सीधा लिख सकते हो अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल बेटा, अनकंफर्टेबल मत बोलना, इट्स अनकंफर्टेबल। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अब खुद सोचो ऑइंटमेंट है, दवा है, उसको मुझे लगाना है, ठीक है ना। अब उसमें अगर 2-4 मक्खी गिर गई है तो वो क्या है मेरे लिए? असुविधा है ना। इन द सेम वे अगर आप कहोगे कि भाई ये लॉकडाउन क्या है, इट इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। इस समय हमारा बिजनेस फलने फूलने का समय था, टूरिस्ट बाहर से आने वाला था, और ये लॉकडाउन, इट इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। स्लाइट उस समय कहा गया, लेकिन अब तो एनीथिंग अनकंफर्टेबल जो आपका
एंजॉयमेंट को करता है, इट इज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। कई बार ऐसा होता है, आप लोग सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हो, मजे करने के लिए कहीं जुड़े हो, और उसमें कोई एक बंदा है जो चिक 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 करता रहता है, तो आप क्या कहोगे? ही इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, यानी कि मजा किरकिरा करने वाला व्यक्ति या वस्तु या अवस्था। ठीक है, बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेवी कह रहा है मैम सॉन्ग सुना दो। बेटा तुमको मैं कोई गवैया दिखती हूँ हाँ कि मैं सॉन्ग सुनाऊं? बोलो नेवी, नाम नेवी रखे हो, है ना, एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, ना नेवी की तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं तैयारी कर रहे हो, तो वो गाना सुनना है? अरे शर्म करो यार। आप फ्लिपकार्ट से अभिषेक, मैंने कहा ना बेटा, मेरा बुक का बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत अधिक है। तो आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, केडी पब्लिकेशन से लो, नहीं तो बाजार से ले लो। ठीक है, और अच्छे से जान लो बेटा, ये सारा जितना मैंने पढ़ाया है आपको, ये सारे बुक के क्यूआर कोड में लोड होगा। ठीक है, और कब इसमें से हट जाएगा कुछ पता नहीं, से साथ साथ पढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट आओ, 113 हो गया। देखो ये स्टैटिक जीके का बैच बेटा, बहुत बढ़िया बैच है ये, और इसमें सारा यूपीएसआई, सीजीएल, खासकर जो अभी एनटीपीसी है उसको हम ज्यादा टारगेट करने वाले हैं, और इसमें अराउंड मोर देन 10 क्वेश्चन आपका आराम से लड़ जाएगा, जो स्टैटिक जीके का, मतलब +10 मान के चलो, जितना आप खुद कर रहे हो उसमें +10 मान के चलो होगा। फूल्स पैराडाइज, व्हाट इज पैराडाइज? स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग क्या होता है भाई? ऐसा सिचुएशन, अ स्टेट जब आप हैप्पी हो, है ना, कोई रीजन नहीं है, अनफाउंडेड रीजन, है ना, मतलब बस खुश हो आप। कई बार ऐसा होता है भाई, चारों तरफ से परेशानी होने वाली है, आप एकदम खुश हो, तब मैं गुस्से में क्या पूछूंगी? डू यू लिव इन फूल्स पैराडाइज? आर यू इन फूल्स पैराडाइज? क्या तुम मूर्खों के स्वर्ग में हो यार? पूरी तरह से समस्याएं हैं, चारों तरफ से समस्याएं हैं, और तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश है, क्या मतलब है? आर यू इन फूल्स पैराडाइज? यानी कि जहां पे किसी भी तरह का कोई भी फायदा, किसी तरह का कोई भी हैप्पीनेस का कोई रीजन ही नहीं हो। देखो, अनफाउंडेड रीजन, यानी कि जो आप है ही नहीं कोई रीजन, लेकिन फिर भी आप खुश हो। ठीक है, दैट इज झूठी उम्मीदों में खुश होना, दैट इज अ फूल्स पैराडाइज। 40 विंग्स, बेटा विंग का मतलब क्या होता है? आंख मारना। बेटा बैंक प्रिपरेशन के लिए हमारा कोई भी बैच ले लो, सुनो, विंग का मतलब होता है आंख मारना, लेकिन 40 विंग्स बेटा ईडियम है ना, इसका मतलब है झपकी। झपकी, लाइक यू जस्ट नीड 40 विंग्स टू बी फ्रेश अगेन। अगर आप कहोगे कि भाई फ्रेश होने के लिए आपको कितना समय सोना चाहिए? आई जस्ट नीड 40 विंग्स टू बी फ्रेश अगेन, है ना, फिर से फ्रेश होने के लिए मुझे बस एक झपकी चाहिए। देखो, अ नैप, जिसको हम कई बार बेटा कैट नैप भी कहते हैं। याद रखना, कैट नैप का मतलब वही होता है, नैप, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, लेकिन ईडियम में आपको कई बार कैट नैप पूछ लेता है, क्योंकि कहते हैं ना बिल्ली भी वैसी झपकी लेती है, बस उतना ही सोती है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फ्रेंच लीव। व्हाट इज फ्रेंच लीव? फ्रेंच लीव का मतलब है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। इसका एक और ईडियम है, बताओ तो क्या है? टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन का एक और है, जल्दी से सोच के बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ती हूं, सोच के बताओ। फ्रेंच